और अभी जो हमारा टॉपिक हम पढ़ने लगे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसका नाम है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन होती क्या है। इट इज़ एक्चुअली द नेक्रोसिस। ठीक है, नेक्रोसिस किसकी? मायोकार्डियम की। मायोकार्डियम की नेक्रोसिस होगी ड्यू टू एस्कीमिया। एस्कीमिया किसकी वजह से होगा? एस्कीमिया किस में होगा? कॉरोनरी आर्टरीज में। कॉरोनरी आर्टरीज में जब इस्कीमिया होगा उसकी वजह से क्या होगा? मायोकार्डियम में नेक्रोसिस होना शुरू हो जाएगी और वो प्रेजेंट किस तरीके से करेगी? मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के साथ। ठीक है, वो कह रही है कि जो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन जो है ना उसकी जो एपिडेमियोलॉजी है ना वो बड़ी सीधी सादी सी है। वो कहते हैं कि एज ज़्यादा होगी, चांसेस ज़्यादा होते जाएंगे आपके कि आपको मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हो जाए, जिसको हार्ट अटैक भी बोलते हैं। दूसरी वो कह रहे हैं कि जेंडर से इसका बड़ा ताल्लुक है कि मेल्स में ना ये 2 गुना ज़्यादा होती है। 2:1 रेशियो है इसकी मेल्स और फीमेल्स में। फीमेल्स में इतनी ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, और इसके जो कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर्स उन्होंने बताया ना, वो कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर्स जो हैं वो क्या है? हाइपरलिपिडीमिया। वही सारे फैक्टर्स हैं जो एथेरोस्क्लेरोसिस के। हाइपरलिपिडीमिया के साथ स्मोकिंग, हाइपरटेंशन के साथ क्या आ गया? डायबिटीज़ मेलाइटस आ गया। या हमारे पास कावासाकी आपने पढ़ा था, कावासाकी डिजीज़ वेस्कुलाइटिस में। ठीक है, या किसी किस्म का एम्बोलाई आ जाए। ठीक है, एम्बोलाई के साथ भी ये बन सकता है। या फिर आपको क्या हो? वेरिएंट एंजाइना, जिसको प्रिजमेंटल एंजाइना भी बोलते हैं। ठीक है, उसमें भी आपके ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि आपको मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हो जाए। ठीक है, अब इसकी पैथोजेनेसिस क्या है? पैथोजेनेसिस बिल्कुल सीधी सादी सी है। ठीक है, पैथोजेनेसिस वो सिंपली कह रहे हैं कि या तो वो किसकी वजह से होगी कि कॉरोनरी आर्टरी में क्या हो गया? उसकी अक्लूजन होगी। अब कॉरोनरी आर्टरी की जब अक्लूजन होगी ना, वो यूजुअली कहते हैं 90% केसेस में कॉरोनरी आर्टरी की अक्लूजन ही होती है। अब क्या होगा कि जो प्लॉक बना था ना, वो प्लॉक क्या हो जाएगा? डिसरप्ट हो जाएगा। जब वो प्लॉक डिसरप्ट होगा तो क्या होगा कि हमारे पास या तो वो 50% मतलब पार्शियल स्टिनोसिस कर देगा। मतलब 2/3 लोगों में पता है क्या करता है कि वो पार्शियल स्टिनोसिस कर देता है, जबकि 70% लोगों में वो क्या करता है कि हमारे पास 85% स्टिनोसिस कर देता है। यानी कि ब्लॉकेज कितनी परसेंट कर देगा? 85% ब्लॉकेज 70% लोगों में कर देता है। या वो कह रहे हैं कि दूसरे 10% जो कॉज बच जाती है ना हमारे पास, वो यही है कि दूसरे फैक्टर्स आ जाते हैं, अदर फैक्टर जो है ना वो 10% कॉज बनाते हैं। अब उसमें क्या आ सकता है? या तो मैंने आपको सिंपल बताया वेरिएंट एंजाइना हो सकता है। ठीक है, वेरिएंट एंजाइना की वजह से क्या होगा कि मैंने आपको पीछे बताया था साइक्लिक कॉरोनरी आर्टरी स्पैज़म हो जाएगा। ठीक है, उसकी वजह से भी हमारे पास कॉरोनरी आर्टरी के अंदर मसला आना शुरू हो जाएगा, उसमें स्पैज़म आना शुरू हो जाएगा। तो हमारे पास क्या नाम है? मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है। या फिर वो कह रहे हैं कि किसी किस्म का एम्बोलाई बन जाए। ठीक है, या कोई माइन्यूट वेसल्स का मसला आ जाए, यानी कॉरोनरी वेसल जो है ना, ठीक है, या इंट्राम्यूरल जो माइन्यूट वेसल्स होती हैं हमारे पास, उनकी वेसल्स में कोई मसला आ जाए ना, तो भी उनकी पैथोलॉजी के साथ यानी कि वेस्कुलाइटिस के साथ भी इसका ताल्लुक है। या फिर एक और जो आपने बात याद रखनी है ना, कहते हैं कि हीमोग्लोबिनोपैथीज जो होती है ना, ब्लड के मसले, हीमोग्लोबिनोपैथीज जो होती हैं उनके साथ भी ये होता है कि उसकी वजह से भी ब्लड में चेंजेस आए। ब्लड में चेंजेस आने की वजह से एस्कीमिया डेवलप हुआ, एस्कीमिया के साथ मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हो गया। तो ये भी आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये आपने याद रखना है। अच्छा, अब मायोकार्डियम, ये मसले तो हो गए। अब मायोकार्डियम का रिस्पॉन्स क्या था? मायोकार्डियम का रिस्पांस इंपॉर्टेंट है ना, मायोकार्डियम में ही रिस्पांस आएगा जिसकी वजह से हमारे पास इस्कीमिया होगा। अब मायोकार्डियम का रिस्पांस इंपॉर्टेंट है और मायोकार्डियम का रिस्पांस ही याद होना चाहिए। अब ये क्या हुआ कि कॉरोनरी आर्टरी में क्या हुआ? अक्लूजन हुई। ठीक है, अक्लूजन की वजह से क्या हुआ कि जो हमारे पास क्या हो गया? लॉस ऑफ
क्रिटिकल ब्लड सप्लाई, जो ब्लड सप्लाई थी ना, जो मायोकार्डियम के पास जा रही थी, वो लॉस हो गई, जिसकी वजह से क्या आ जाएगा हमारे पास, फंक्शनल चेंजेस आ जाएंगे, केमिकल चेंजेस आ जाएंगे, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आ जाएंगे, किस में, मायोकार्डियम में। ठीक है, ये आपने बात याद रखनी है। इसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास जिस जगह पे कॉरोनरी सर्कुलेशन हो रही होगी ना, कॉरोनरी सर्कुलेशन, उस जगह पे हमारे पास क्या आ गया, लोकेशन ऑफ इन्फ्राक आ जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रखनी है कि अगर जिस जगह पे इन्फ्राक हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है, उस जगह से अगर कोई कॉरोनरी आर्टरी गुजर रही है तो आपने आंखें बंद करके उसको कहना है कि वो मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन है, जिसको आप क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक। ठीक हो गया कि हार्ट को किसी चीज़ ने अटैक कर दिया। अब आपने ये याद रखना है कि मॉर्फोलॉजिकल, इसकी टाइप्स 2 किस्म की हैं। ठीक है, ये हम पढ़ लेते हैं। मॉर्फोलॉजिकल टाइप्स 2 किस्म की हैं। मॉर्फोलॉजिकल टाइप्स 2 किस्म की हैं। एक तो ये है जिसमें वो पूरी मायोकार्डियम को इन्वॉल्व कर लेता है, जो सीरियस फॉर्म है, वो उसको कहते हैं ट्रांसम्यूरल इन्फ्राक। ठीक है, ट्रांसम्यूरल इन्फ्राक को हम पहले जल्दी से पढ़ें। इसमें क्या होगा कि फुल वॉल जो होगी ना मायोकार्डियम की, उसको इन्वॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और ये यूजुअली क्या होता है कि एक ही सिंगल आर्टरी की वजह से होता है। ठीक है, जो उस जगह को सप्लाई कर रही होती है। और जब इतना सीरियस हो तो ये यूजुअली किसकी वजह से होता है, एक्यूट ब्लॉक चेंजेस की वजह से। अगर उस जगह का कोई ब्लॉक था ना, उसमें किसी किस्म के चेंजेस आ गए ना, तो ये उस वजह से ही होता है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। दूसरी बात ये हो गया कि ये कोकेन के साथ बहुत ज़्यादा लिंक है, कि कोकेन ड्रग जो लोग यूज़ करते हैं ना, उनमें ये ज़्यादा कॉमन होता है। अब आ जाता है इसकी जो दूसरी टाइप है, जो कि इतनी सीरियस नहीं है, लेस सीरियस है, उसको बोलते हैं सब एंडोकार्डियल इन्फ्राक। ठीक है, सब एंडोकार्डियल। 2 टाइप्स आपको मैंने बता दिए हैं। एक ट्रांसम्यूरल, जिसमें पूरी मायोकार्डियम इन्वॉल्व होती है, इसमें सिर्फ एक पोर्शन इन्वॉल्व होता है, यानी इनर 1/3 पोर्शन इन्वॉल्व होता है। इनर 1/3 पोर्शन जो होता है ना वेंट्रिकुलर वॉल का। अब आपने एक और बात याद रखनी है कि इसमें ना ज़्यादातर ये वेंट्रिकल्स को इन्वॉल्व करती है, एट्रियाज स्पेयर हो जाते हैं, एट्रियाज बच जाते हैं। ठीक है, और इसमें जो ज़्यादातर है ना कि किसी मल्टीपल आर्टरीज़ में ना एथेरोस्क्लेरोटिक ब्लॉक पड़ा हो तो फिर ये मसला आता है। ठीक है, और ये कहते हैं कि यूजुअली ब्लॉक चेंजेस तो इतना इन्वॉल्व नहीं कर रहे होते, ना इतना कोई थ्रोम्बोसिस इन्वॉल्व कर रही होती है, बट कहते हैं कि अगर आपको बहुत अरसे से प्रोलॉन्ग हाइपोटेंशन रह रही हो ना, प्रोलॉन्ग्ड हाइपोटेंशन, तो भी आप क्या नाम है, सब एंडोकार्डियल टाइप ऑफ इन्फेक्शन को हो सकती है आपको। ठीक हो गया, अब आपको ये बात समझ आ गई है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीन बात थी, आपने समझ जानी है। अब आ जाती है इसकी मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉर्फोलॉजी को थोड़ा सा फोकस करेंगे। मॉर्फोलॉजी का मैं आपको ना एक टेबल भी बनवा दूंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे जनरली मैं मॉर्फोलॉजी आपको बता देता हूँ, टेबल इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। और वो मॉर्फोलॉजी आपको फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए, वो SCQ वॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब आपने इसमें 2-4 चीज़ें याद रखनी है, ज़्यादा नहीं याद रखनी। कोगुलेटिव नेक्रोसिस होगी, ठीक है, कोगुलेटिव नेक्रोसिस। साथ क्या होगी, इन्फ्लेमेशन, क्योंकि ऑब्वियसली नेक्रोसिस है, इन्फ्लेमेशन तो होगी। इन्फ्लेमेशन जहाँ पे आ गई उधर ऐसा हो नहीं सकता कि ग्रैनुलेशन टिश्यू ना बने। अब ग्रैनुलेशन टिश्यू की भी फॉर्मेशन होगी। ठीक है, जब ग्रैनुलेशन टिश्यू भी बन जाएगा तो क्या होगा, हमारे पास कोलेजन रिच स्कार बन जाएगा, कोलेजन रिच स्कार बन जाएगा। और एंड पे क्या होगा, हमारे पास फाइब्रोसिस। ठीक है, तो इसी सीक्वेंस से याद है, पहले कोगुलेटिव नेक्रोसिस हुई, उसके बाद क्या हुआ, इन्फ्लेमेशन हुई, इन्फ्लेमेशन के बाद ग्रैनुलेशन टिश्यू बना, फिर उसके बाद कोलेजन रिच स्कार बना, और एंड पे फाइब्रोसिस हो गई। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, अच्छा, अब 1-2 छोटी मोटी बातें जो मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसमें क्या है। मॉर्फोलॉजी इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मॉर्फोलॉजी आप लोगों ने याद करनी है, और मैं उसके लिए एक स्पेशल वीडियो भी बनाऊंगा, तो वो आपने हिफ्ज़ कर लेनी है। अच्छा, अब इसकी ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं, और बाकी अगली वीडियो में हम पढ़ लेंगे। कॉम्प्लिकेशन इसकी आपने सिर्फ 4 से 5 याद रखनी, इतनी ज़्यादा नहीं याद रखनी। ठीक है, सबसे पहले होगा कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक किस वजह से होगा, क्योंकि अब हार्ट में इन्फ्रॉक्शन हो गया है, वो अपनी कंट्रैक्टाइल
जो उसका फंक्शन है वो सही तरीके से कर नहीं पा रहा, तो अब उसने ऑब्वियसली शॉक में ही जाना है ना। तो पहला जो हो गया वो कार्डियोजेनिक शॉक हो गया, दूसरा हो गया एरिदमियाज। ऑब्वियसली जब वो कंट्रैक्टाइल सही कर नहीं पाया तो उसकी रिदम डिस्टर्ब हो जाएगी, तो एरिदमियाज होना शुरू हो जाएंगे। अब जब एरिदमियाज होना शुरू हो गए तो ये हो सकता है ना कि वो जो प्लॉक बना था या जो इन्फ्राक्ट बना था वो रप्चर हो जाए। जो अंदर प्लॉक बना था वो अगर रप्चर हो गया, इन्फ्रैक्शन तो हर जगह पे फैल जाएगा, ठीक है। और अगर वो रप्चर भी हो सकता है तो वो थ्रोम्बस भी बन सकता है, ठीक है, जो यूजुअली म्यूरल होता है, ये याद रखना है, ठीक है। उसके बाद ये याद रखना है कि एनोरिज्म्स भी बन सकते हैं हम। यहाँ जो एंड पे लाइनिंग होती है ना, सबसे बाहर लाइनिंग होती है पेरिकार्डियम, तो पेरिकार्डाइटिस भी हो सकता है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है, 6 चीज़ें आपने इसकी मैनिफेस्टेशंस में याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पेरिकार्डाइटिस यूजुअली आपने ये याद रख लें कि इसमें क्या होता है, फिब्रो हेमरेजिक टाइप होता है, फिब्रो हेमोरेजिक टाइप, ठीक है। ये बस इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रख लेना है कि कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, कार्डियोजेनिक शॉक हो सकता है, एरिथमिया हो सकता है, जो इन्फ्राक्ट बना था वो रप्चर हो सकता है, थ्रोम्बस बन सकता है, किसी किस्म का एनोरिज्म हो सकता है, या पेरिकार्डाइटिस हो सकता है, जो कि किसको, जो कौन सी टाइप होगा, फाइब्रो हेमरेजिक टाइप होगा, ठीक है। ये कॉम्प्लिकेशंस हो गई, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में करते हैं, पार्ट 2 में।